नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एनटीपीसी आरआरबी के रैंक बूस्टर बैच में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मतलब एक दो बार नहीं, छह छह बार, सात सात बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। साथ के साथ इन क्वेश्चंस के साथ जो हम लोग एक्सप्लेनेशन रखने वाले हैं, उससे आपको कम से कम 4 से 5 फैक्ट अवश्य मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि इन 20 क्वेश्चन से आपके कम से कम 80 से 100 फैक्ट तैयार होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो कृपया लाइक जरूर कर दें और एक कमेंट और सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध बनाए वे कौन थे? वो डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे या फिर फ्रांसीसी थे? अब आप खुद देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहां कहां पे और कितनी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर है पुर्तगाली। और कुछ एक्सप्लेनेशन इनके बारे में जान लेते हैं। जो यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। और गोवा में पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बनाई थी और व्यापार करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। बढ़ते हैं अगले नए क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना कहां पे स्थापित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो फैक्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे उससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला कारखाना उन्होंने सूरत में स्थापित किया था। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होगा। और सूरत ही क्यों? क्योंकि ये बेसिकली देखिए अरब सागर के बहुत नजदीक है और इसीलिए अंग्रेजों को अपना जो माल है, कच्चा माल या फिर जो भी वो यहाँ से प्रोडक्ट तैयार करते थे, उनको एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी होती थी। तो इसीलिए उन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत के जो मुगल गवर्नर थे उनसे मिलकर उनसे सहमति ली और वहां पे पहला कारखाना अपना स्थापित किया। ध्यान रखिएगा 1613 ईस्वी में स्थापना हुई थी सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक मार्क कर लीजिए इसको, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और घुमा घुमा कर कई कई तरीके से पूछा गया है। सन 1763 ईस्वी, ये पहले तो ये ध्यान रखिएगा सन कौन सा है, में कोई संधि हुई थी। उस पर हस्ताक्षर करने के बाद फ्रांसीसियों को चंदन नगर और पौंडीचेरी में अंग्रेजों की सुरक्षा के अंतर्गत रहना पड़ा और केवल बिजनेस करने का उनके ऊपर अधिकार रहा कि आप केवल बिजनेस करिए, आपको कोई और अधिकार नहीं, आप किलेबंदी वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो 1763 में जो संधि हुई थी वो कौन सी थी? तो मैं बताना चाहूंगा आपको, शायद आपको पता भी हो, वो संधि थी पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि किस लड़ाई के अंतर्गत हुई थी? तो तृतीय कर्नाटका युद्ध, जो करीब 8 साल चला था, 1756 से लेकर 1763 ईस्वी में, है ना। तो ये जो आपका युद्ध चला था, कर्नाटका युद्ध थर्ड, ये चला था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं और केवल पौंडीचेरी और चंदन नगर में रहकर व्यापार कर सकते हैं। तो 1763 में ये युद्ध हुआ था, ये संधि हुई थी। ये संधि थर्ड कर्नाटका युद्ध जो चल रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1756 से 1763 के बीच में, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। क्लियर है? और उसके उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने ये जो है समन वो साइन कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नक ने की थी? तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि 1690 में कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी। हालांकि उसमें शहर नहीं, उसमें नगर बोला जाता था और 3 नगरों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए 24 अगस्त 1690, ये सेंटेंस भी ध्यान रखिएगा। जॉब चार्नक ने कोलकाता नगर की स्थापना की। और कौन कौन से थे? तो देखिए सूतानाती, कलिकता एवं गोविंदपुर, इन 3 गांवों की सबसे पहले कंपनी ने जमींदारी ली और जमींदारी जब इनको प्राप्त हो गई तो इन तीनों को मिलाकर जो जॉब चार्नक थे उन्होंने कोलकाता नगर की स्थापना कर दी। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। प्लासी का युद्ध जिस मैदान पर हुआ था, उस मैदान को किस राज्य के अंतर्गत वो मैदान है? तो ये मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। ये बेसिकली पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद है और मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो किस राज्य में है ये? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध जिस मैदान पर हुआ वो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1809 ईस्वी में एक संधि हुई किसके किसके बीच में? आंग्ल यानी अंग्रेजों और सिखों के बीच में।
आंग्ल सिख संबंधों को एक नई पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया गया तथा राजा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी गई। मोटे तौर पर अगर बोलें तो सतलज नदी की रेखा के साथ साथ, यानी सतलज नदी को एक सीमा रेखा के तौर पर निर्धारित कर दिया गया। वो संधि कौन सी थी? तो 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। ठीक है, अब कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, तो अंग्रेजों के बीच और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो शिवाजी पर बेस्ड है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? तो साम्राज्य की राजधानी पे 2 मिनट बाद आते हैं। पहले एक बात समझ लेते हैं कि शिवाजी के जो फादर हैं, जो पिताजी थे, उनका नाम था शाहजी भोसले। इनको ध्यान रखिएगा, शिवाजी के जो पिताजी थे उनका नाम था शाहजी भोसले। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इनकी जो माताजी थी वो थी जीजाबाई। और शिवाजी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और 1774 में इनको छत्रपति की उपाधि भी मिली थी। तो इनका जो बेसिकली राजधानी थी वो रायगढ़ थी। ठीक है, चलिए देखिए, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर 1774 में स्वतंत्र शासक के रूप में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के मंदिर जो हैं वो कहां पर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो वो तलकाड़ू में है। इस बात का ध्यान रखिए, तलकाड़ू कहां पर है? कर्नाटका में है। चलिए, आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की हार के क्या कारण थे? देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की हार के बेसिकली जो कारण थे वो सभी हैं। योग्य नेतृत्व नहीं था उनके पास कोई, सैनिकों की दुर्बलता थी, है ना, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान लगाने में विफलता थी, और भी कई सारे रीजन थे। ये अपने जितने भी बीच में जो मराठे थे वो काफी मतलब ताकतवर थे, इनके पास एक तगड़ा नेतृत्व भी था, लेकिन इन्होंने अपने जितने भी पड़ोसी राज्य थे उन सब से इन्होंने लड़ाइयां कर रखी थी। इस वजह से कोई भी इनका सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो इनकी हार के ये कई सारे कारण थे। देखिए, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार के कारण यही थे: योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिकों की दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान नहीं था इनको, अपने में ही ये एकदम तानाशाह बने हुए थे कि हम ही सब कुछ हैं। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। मराठाओं की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया था। ये बात भी जरा ध्यान रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1818 1817-18 में हुआ था, उसमें मराठे जो है वो हार गए थे, और उसके पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी थी। तो पेशवा की गद्दी किस युद्ध के दौरान समाप्त हुई? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, जिसमें मराठा जो है वो हार गए थे। और किसने समाप्त की? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त की थी। तथा पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, बंबई प्रेसिडेंसी में इनको सम्मिलित कर दिया गया था। बाद में जब 1818 में इनकी पेशवा की गद्दी को समाप्त किया अंग्रेजों ने, तब जो भी क्षेत्र इनके अंतर्गत आते थे पेशवा के अंतर्गत, उन सबको बंबई प्रेसिडेंसी में ऐड कर दिया गया। चलिए, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका था शिवनेरी में। कहीं कहीं भी शिवनेर भी लिखा है। तो शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 में हुआ था, शिवनेर या शिवनेरी किले में हुआ था। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। अभी हम लोगों ने पढ़ा। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और 1680 में 53 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा घुमा के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक जो है वो लॉर्ड रिपन है भाई साहब। ये स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। रिपन ने भारतीय समाचार, ये फैक्ट भी वो काफी इंपॉर्टेंट है, रिपन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1818 को रद्द कर दिया था। ठीक है, चलिए, 1882 में रिपन ने अपने कार्यकाल, जो कि 1880 से 1884 था बेसिकली, में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जैसे ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड बना देना, प्रत्येक जिले में एक उप जिला या उप विभाग बनाना,
तालुका बना देना, है ना, नगरों में नगर पालिका बना देना। तो ऐसे उन्होंने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। तो कब हुई थी स्थापना? 1882 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो वेलिजली भाई साहब थे ना, ये अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इन्होंने हैदराबाद की संधि कराई, है ना, मैसूर की संधि कराई, तंजौर की संधि कराई, अवध की संधि कराई, पेशवा की संधि कराई, बरार के भोसले की संधि हुई, सिंधिया सिंह की संधि हुई, है ना, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर राज्यों के साथ इन्होंने सहायक संधियां की थी। तो इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता था। ये कहा नहीं था, ये खुद को बोलते थे बंगाल का शेर। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो पहले तो ये जान लीजिए कि 1816 में हुआ था। और दूसरी बात ये कि क्या है सुगौली की संधि? तो देखिए, अंग्रेजों और नेपालियों का आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 और 16 में हुआ था, है ना, करीब 2 साल चला। में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में गोरखाओं की पूर्ण पराजय हो गई। जो गोरखा सैनिक थे वो हार गए पूरी तरह से। इसके परिणाम स्वरूप 1816 में कंपनी और गोरखाओं के मध्य एक सुगौली की संधि हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी को गढ़वाल एवं कुमायूं के जिले प्राप्त हो गए और गोरखाओं को सिक्किम को भी खाली करना पड़ गया। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 के बीच में हुआ था और उसी में इन्होंने सुगौली की संधि हुई। तो सुगौली की संधि 1816 में हुई। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल थे और हेस्टिंग्स की उपस्थिति में, हेस्टिंग्स के नेतृत्व में जो गोरखा थे वो टोटल हारे और उन्हें गढ़वाल, कुमायूं और सिक्किम को भी खाली करना पड़ा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ये बात तो मेरे ख्याल से सबको पता होगी, है ना। बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड होंगे किसी और के लिए, फिलहाल विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 में जो चार्टर आया था, जो अपने पद पर 1833 से 20 मार्च 1835 तक रहे। इन सब में प्रथम क्या है? सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये जो 2 सरकार वाली है ना, द्वैत शासन, ये घटित हुआ था। क्या हुआ था इसके बारे में जरा समझते हैं। द्वैत शासन यानी 2 सरकार की प्रणाली का संबंध रॉबर्ट क्लाइव से है, ठीक है, जो 1865 से 67 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 में। ये 1765-67 अस्थाई बंदोबस्त, 1793। और इनका संबंध किससे है? कॉर्नवालिस से। ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1765 से 1767 में था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, जो कि किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस से संबंधित है। और सहायक संधि प्रणाली का लॉर्ड वेलेजली से, अभी देखा था हमने, कई सारी सहायक संधि इन्होंने की थी लॉर्ड वेलेजली, ये अपने आपको बंगाल का शेर भी कहते थे। तो 1798 से 1805 तक। तथा गोद की नीति जो डलहौजी की थी, है ना, मतलब हड़प नीति जिसमें आई थी, विलय की नीति, 1848 से 1856 तक थे। तो सबसे पहले क्या आया था? जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी वो द्वैत शासन की घटना हुई थी। ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुई थी। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनवाने की है। किस एक्ट के द्वारा? तो ये अगस्त एक्ट था, अगस्त घोषणा जिसको बोलते हैं, 1917। ठीक है, अब जरा इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। भारतीय जो सचिव थे मॉन्टेग्यू के द्वारा 20 अगस्त 1917 को दी गई घोषणा अगस्त योजना, अगस्त घोषणा कहलाई। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो उनकी अंग्रेजों की सरकार है, जो इंग्लैंड की महामहिम सम्राट की सरकार है, की नीति यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क बढ़ता चले। ठीक है, तो चलिए, इस बार पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग भी किया गया था। तो अगस्त घोषणा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। इसमें भारतीयों के सरकार बनाने की बात का एक तरह से अंग्रेजों ने इसकी घोषणा की थी। चलिए, अब इस बात को जरा समझ लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्लाइव का किससे था? बंगाल में द्वैत शासन से था, है ना। तो पहले का कौन सा हो गया? तीसरा। दूसरा विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकाफ और लॉर्ड कर्जन। अच्छा, अगर मैं बेंटिंग की बात करूं तो बेंटिंग जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। अभी आगे शायद हमारे पास एक क्वेश्चन इसका भी आने वाला है।
जो मैकाले की शिक्षा नीति थी ना 1835 में उन्होंने लागू करवाई थी। चार्ल्स मेटकाफ जो है वो प्रेस पर से प्रतिबंध को हटाए थे। और लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ही बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, अभी हम लोगों ने देखा। विलियम बेंटिक द्वारा भारत में शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की पहल की गई थी। चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा भारतीय प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब स्थापित हुई, कब लागू हुई? तो मैंने आपको बताया अभी 1835 में हुई। विलियम बेंटिक ने इसको लागू करवाया। मैकाले ने अपने विचारों को 2 फरवरी 1835 को अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र में प्रतिपादित किया। अपने प्रस्ताव में उन्होंने यह भी लिखा कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रक्त तथा रंग से भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार तथा नैतिकता से और बुद्धि से अंग्रेज हो। उनके विचार 1835 को एक प्रस्ताव के द्वारा अनुमोदित कर दिए गए। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की थी? तो ये था आपका चार्टर अधिनियम 1833। इसके बारे में एक बात जान लीजिए। चार्टर अधिनियम 1833 जो था के माध्यम से गवर्नर जनरल की काउंसिल को भारत के सभी ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों के लिए एक विधान यानी कि एक कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी काउंसिल में कानून बनाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू बना। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था। तो 1825, 1827, 29 या 31 या इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो कृपया लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।